बिजनेस संभालती हूँ तो इतना तो सीख गई हूँ। वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं और ऑफिस में वो एम्प्लॉय का ड्रामा मुझसे नहीं होगा। आखिर सच उनके मुंह से बाहर आ ही गया। न्यूयॉर्क से आने के बाद मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। ये सुनते ही नीतू खामोश हो गई। नहीं, हम न्यूयॉर्क नहीं जा रहे। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो मैडम, मुझे नहीं पता। अगर न्यूयॉर्क नहीं जाना तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने रूठते हुए कहा। बट तुम्हारी तबीयत, नीतू ने चिंता जताते हुए कहा, पर मैंने उनकी बात काट दी। कम ऑन यार, ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई छोड़ता है क्या? हमारे पास अभी काफी टाइम है एंड आई प्रॉमिस मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे भी थोड़ा चेंज चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा जबरदस्ती करने का कारण था कि नीतू ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट करे। अगर मैं उन्हें ना मिला होता तो वो ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करती। आखिर वो मान ही गई और तुरंत लैपटॉप से एक मेल कर दिया। अगली सुबह से मेरे अंदर बहुत से बदलाव आने लगे। जितनी भी नकारात्मकता थी वो सब नीतू की केयर के कारण निकल चुकी थी और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। अब मैंने रोज सुबह समय पर उठना, योग करना और फिर नीतू के साथ मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया था। खाने में मैं वही उबला हुआ खाना खा रहा था और साथ में फ्रूट्स और स्प्राउट वगैरह खाने लगा था। नीतू के ऑफिस का सारा काम मैंने लैपटॉप से करना शुरू कर दिया था। नीतू का काम बस खाना बनाना और मुझे दवाई देने तक ही रह गया था। हाथ पैर अब भी कांपते थे, पर पहले जितने नहीं। कुछ दिन बाद मोहित और प्रफुल्ल मुझसे मिलने आए और नीतू को वहां देखकर दोनों थोड़ा हैरान थे और शक करने लगे थे कि हम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा, पर मैंने उन्हें नीतू की चोरी से सब सच बता दिया। वो खुश थे कि मेरी सेहत में दिन पर दिन सुधार आ रहा था और दोनों ने नीतू को बहुत बहुत शुक्रिया किया। दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला और 15 तारीख आ गई। इन बीते दिनों में घर से बहुत से फोन आए और मुझे बहुत सी गालियां भी पड़ी, क्योंकि लगभग 3 महीने हो गए थे मुझे घर अपनी शक्ल दिखाए और ऊपर से शादी भी थी जिसके लिए मैंने एक ढीले का काम नहीं किया था। 16 तारीख को आने का वादा करके मैं जाने को तैयार हुआ तो नीतू ने कहा कि वो भी साथ चलेंगी, पर उन्हें साथ ले जाना मतलब बवाल होना। इसलिए मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, बस एक दिन की बात है, मैं बस घर जाकर न्यूयॉर्क जाने की बात करके अगले दिन आ जाऊंगा। पर उन्हें चिंता ये थी कि अगर वहां जाकर मैंने फिर से पी ली तो आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर मैं निकला, पर अंदर ही अंदर अश्विनी की शक्ल देखने से दिल में टीस उठना और फिर खुद को फिर से गिरा देने का डर लग रहा था। पर कब तक मैं इसी तरह डरूंगा, ये सोचकर दिल मजबूत किया और बस में बैठ गया। बस में बैठा ही था कि नीतू का फोन आ गया। ये कॉल उन्होंने मेरा हाल चाल पूछने को किया था। यार अभी तो निकला हूँ, बस में बैठा हूँ, आप चिंता मत करो। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और अगले 4 घंटे तक हम बात करते रहे। उनके पास जैसे बात करने के लिए आज सब कुछ था। जब और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने वेब सीरीज की ही बात छेड़ दी और मैं भी उनसे इस मुद्दे पर बड़े चाव से बात करने लगा। जैसे ही 11 बजे तो मुझे नाश्ता करने को कहा। रास्ते के लिए उन्होंने थोड़ा नाश्ता बांधा था, वो मैंने खाया और मेरे साथ साथ उन्होंने भी फोन पर बात करते हुए खाया। जब बस एक जगह हॉल्ट पर रुकी तो मैंने केले खरीदे ताकि बाहर का खाने की बजाय फ्रूट्स खाऊं। आखिर 1 बजे मैं बस से उतरा और घर की तरफ चल दिया। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई, बालों का बूंद बना हुआ और दोनों हाथ जीन्स में घुसेड़कर मैं बात करता हुआ चलता रहा। हाथ जीन्स की जेब में डालने का कारण ये था कि मैं अपने हाथों की कपकपी छुपा सकूं, वरना घर वाले सब चिंता करते और मुझे वापस नहीं जाने देते। अगर नीतू ने फोन करके मुझे बातों में व्यस्त ना रखा होता तो घर की तरफ बढ़ते हुए मेरे मन में फिर वही दुख भरे ख्याल आने शुरू हो जाते। घर से 10 कदम की दूरी पर मैंने उन्हें ये कह दिया कि घर आ गया, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। कॉल काटते ही मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। मैं मन ही मन मना रहा था कि अश्विनी मेरे सामने ना आए, वरना पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलेगा। शुक्र है कि घर का दरवाजा खुला था। माँ और ताई जी आंगन में बैठी थी। घर दोबारा रंगा जा चुका था। टेंट वगैरह का सामान घर के बाहर और आंगन में पड़ा था। देखकर साफ पता चलता था कि ये शादी वाला घर है। जैसे ही माँ और ताई जी ने मुझे देखा तो 10 सेकंड तक वो दोनों मुझे पहचानने की कोशिश में लगी रही। जब उन्हें तसल्ली हुई तो ताई जी ने डांटते हुए पूछा, ये क्या हालत बना रखी है, बाबा वाबा बन गया है क्या? मैं कुछ कहता उसके पहले ही माँ भी बरस पड़ी, सूख कर कांता हुआ है, इतना भी क्या काम में व्यस्त रहता है कि खाने पीने का ध्यान नहीं रहता? बीमार हो गया था। मैंने बस इतना ही कहा, क्योंकि मैं जो सोच रहा था उसके विपरीत मेरे साथ हो रहा था। मुझे लगा था मेरी ये हालत देखकर वो रोएंगे, चिंता करेंगे, पर यहाँ तो मुझे और डांटा जा रहा है। माना मैंने इतने महीने घर न आने की गलती की, पर मेरी ये हालत देखकर तो माँ का दिल पसीज जाना चाहिए था। माँ, पिताजी और ताऊ जी कहाँ हैं? मैंने पूछा।
तुझसे तो शादी के काम करने के लिए छुट्टी ही नहीं जाती, तो अब किसी को तो काम करना होगा ना। वो तो शुक्र है कि अश्विनी को तू घर छोड़ गया था, वरना चूल्हा चौका भी हमें फूंकना पड़ता। न्योता बांटने गए हैं, कल आएंगे। माँ के मुंह से अश्विनी का नाम सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं पांव पटकता हुआ ऊपर कमरे में चला गया। मेरे पास एक पिट्ठू बैग था जिसे मैंने अपने बिस्तर पर रखा और मैं धूप में छत की तरफ जा रहा था कि तभी नीतू का फोन आ गया। बात हो गई? नहीं, ताऊ जी और पिताजी घर से बाहर गए हैं, कल आएंगे, उनसे बात करके कल आ जाऊंगा, मैंने मुंडेर पर बैठते हुए कहा। किसी से लड़ाई मत करना, आराम से बात करना, और अगर जाने से मना करे तो कोई बात नहीं, नीतू ने प्यार मुझे समझाते हुए कहा। मैंने उन्हें जानबूझकर अभी जो हुआ उस बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद ताऊ जी का दिल जरूर पसीज जाएगा। अभी मैं कर ही रहा था कि अश्विनी मुझे मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैंने गुस्से से उसे देखा और हाथ के इशारे से वापस लौट जाने को कहा, पर वो नहीं मानी और मेरी तरफ आती गई। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, इतना कहकर मैंने कॉल काटा। ये क्या हालत बना रखी है आपने? आशु ने चिंता जताने का नाटक करते हुए कहा। शुरू से ही वो कभी इस तरह का नाटक नहीं कर पाई, तो अब क्या कर पाती। ज्यादा नाटक मत कर, मेरी इतनी ही फिक्र होती तो मुझे यूं छोड़ नहीं देती, मैंने उसे झड़ते हुए कहा। पर उसके पर निकल आए थे, इसलिए वो भी मेरे ऊपर बरसने लगी। अगर अपनी लाइफ के बारे में सोचकर एक डिसीजन लिया तो क्या गलत किया? तुम मुझे कभी स्टेबिलिटी नहीं दे सकते थे, रक्षित दे सकता है। आज उसने पहली बार मुझे आपकी जगह तुम कहा था, और उसका ये कहना था कि मेरा गुस्सा उबल पड़ा। तुझे पहले दिन से ही पता था कि हमारे रिलेशनशिप में कितना खतरा है, पर तब तो तुझे सिर्फ प्यार चाहिए था मुझसे। अगर तूने मुझे ये बहाना देकर छोड़ा होता और फिर घर वालों की मर्जी से शादी आकृति, तो शायद कम खून जलता मेरा, पर तूने मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि तुझे एक अमीर घर का लड़का मिल गया जो तुझे दुनिया भर के ऐशो आराम दे सकता है। तूने मुझे धोखा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए दिया है। ये सच सुनकर वो चुप हो गई और सर झुकाकर खड़े हो गई। अब बोल, क्या लेने आई थी यहाँ? मैंने गुस्से में पूछा। मेरा गुस्सा देख उसका बुरा हाल था, फिर भी हिम्मत करते हुए वो बोली, आप शादी तक प्लीज मत रुकना, कॉलेज से रक्षित के दोस्त आएंगे और वो आपको देखेंगे तो। अश्विनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे यहाँ देखकर वो कहेंगे कि ये तो चाचा भतीजी हैं और कॉलेज में तो लवर्स बनकर घूमते थे। मैंने आशु को ताना मारते हुए कहा। ओह, तूने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया ना? मैंने अश्विनी का मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर चाहूं तो मुझे मिनट नहीं लगेगा सब सच बोलने में, और फिर वो खेत में खड़ा पेड़ दिख रहा है ना? मैंने उस पेड़ की तरफ ऊंगली करते हुए उसे फिर ताना मारा। पर मैं तेरी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। तुझे क्या लगा मैं यहाँ तेरी शादी में चन्ना मेरिया गाने आया हूँ? इतना कहकर मैं नीचे जाने को पलटा तो अश्विनी को यकीन हो गया कि